अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जवाब दो ईद स्पेशल के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का बहुत ही खूबसूरत दिन गुजरा और आज की शाम को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हमारे पास बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। मेरे दाएं तरफ जनाब जवाद अहमद साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन बराबरी पार्टी हैं, पाकिस्तान के मारूफ सिंगर हैं। आपका बहुत शुक्रिया और आपको ईद मुबारक जनाब। थैंक यू वेरी मच। जनाब सरदार दोस्त मज़ारी साहब हैं, साबिक़ डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा नाम है जनाब। बहुत शुक्रिया आपका और ईद मुबारक। थैंक यू, आपने इनवाइट किया। मेरे बाएं तरफ हैं जनाब हिना भट्ट साहिबा, आप चेयरपर्सन हैं पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के, मेंबर पंजाब असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आईं। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। बहुत ईद मुबारक। भट्ट साहब आपको ईद मुबारक। और मैं आपसे पूछूंगा भी कि आपने आज ईद पे क्या क्या खाया और क्या क्या खिलाया, क्योंकि तारुफ आपका नहीं कराएगा मेरा तो। अच्छा ज़ोहेब भट्ट साहब, पाकिस्तान की सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम और जनाब आप लोगों के मसाइल पहुंचाते हैं हुक्मरानों तक, ठीक है। जवाद भाई आपसे स्टार्ट करते हैं और हमने आज सोचा था कि रवायती हम नहीं पूछेंगे कि आपने ईद कैसे गुजारी। अब पता चल गया क्योंकि आप पिछले कई साल से टीवी शोज़ में बता रहे हैं कि आप ईद कैसे गुजारते हैं जी। तो ये बताएं कि कभी मुख्तलिफ ईद, यानी जो लाहौर में यहाँ ना मनाई हो, कहीं और मनाई हो, या कोई ईद पे मुख्तलिफ तजर्बा हुआ हो कोई? नहीं, वो तो बहुत दफ़ा हुआ है क्योंकि लाहौर से बाहर तो कराची में भी एक दो दफ़ा की है ईद, लेकिन पाकिस्तान से बाहर तो बड़ी दफ़ा की है। अच्छा, मेरा कहाँ? ख्याल है 26 साल के करियर में मैंने अपने घर में 7-8 की होंगी, बाकी सारी बाहर हैं। क्योंकि होता ये है कि ये जो ईद के होते हैं ना दिन जी, उनके इर्द गिर्द ही कहीं पे शोज़ भी होते हैं, तो आपको वहाँ पे होना पड़ता है। आप बल्कि रमज़ान के आखिरी अशरे में चले जाते हैं, तो उनमें जो अच्छा एक्सपीरियंस था वो एक बार न्यूयॉर्क में मेरा ख्याल है कोई 25-30 हज़ार लोग जो थे उनका एक किया था कॉन्सर्ट, तो वो ऑल ओपन था, तो वो बड़ा मज़ा आया था। ईद पे असल में लोग निकलते भी हैं। आज वैसे भट्ट साहब की एक फरमाइश थी कि जवाद साहब से आपने पूछना है पसंदीदा डिश में, मैं बाद में पूछता हूँ। सरदार दोस्त मज़ारी साहब, आपने रुझान या उसके अलावा कहीं पे ईद बाहर बनाई हो, कहीं मुख्तलिफ? बहुत कम फ़ारूक भाई, एक मरतबा शायद लाहौर में, और वो भी मुझे कोरोना हुआ था तो इस वजह से फिर यहीं पे कोरोना की ईद, वो तो ना ही याद करें तो ज़रा। और एक मरतबा अमेरिका में 2009 में गया। तो वैसे जो सियासतदान है होते तो वो भी इंसान है, तो ईद कैसे मनाते हैं सियासतदान? जैसे आम लोग बनाते हैं, गाँव में नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आप ईदी देते हैं, लेने वालों में से तो नहीं है आप? क्या चीज़? ईदी? जी हाँ, बिल्कुल देते हैं। लेते तो नहीं आप? नहीं जी, मैं नहीं लेता। लेनी छोड़ दी? कुछ और लोग देते होंगे, मैं नहीं लेता। अपने बड़ों से ईद नहीं लेते आप? बड़े दे दे तो ले लेते, नहीं लेते। अभी तो खुद बड़े हो गए हम। ठीक है। हिना साहिबा, कौम जानना चाहती है कि ख़वातीन सियासतदान क्या करती हैं ईद पे? खाने वगैरह पकाती हैं, लोगों से मिलती हैं, क्या करती हैं? आपको तो वैसे हमने देखा पूरा रमज़ान आप इधर उधर ख़वातीन के लिए कहीं ना कहीं एक्टिव रहीं। पुलाव बहुत अच्छा बनाती है, मेरे साथ बनाया उन्होंने। ये देख लें, बंदा जानता हो ना पहले से तो ये। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुज़रती है। बचपन से मैं अपनी ईद मुज़ंग में अपने आबाई घर जहाँ पैदा हुई हूँ वहीं गुजारती हूँ। और वालदैन के साथ स्पेशली मुझे अभी भी याद है कि बचपन में जब हम मुज़ंग में 100 रुपये के नोट निकलते थे, थदियाँ निकलती थी, 100 रुपये मिलती थी ईदी, तो हम सारी कज़न्स ने सेम कपड़े पहन के तो बाहर जाना, गोलगप्पे फ्रूट चाट खानी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम आ गया है कि हमारी ख़ुद उम्र है ईदी देने वाली। तो इस दफ़ा की ईद मैंने अब शेल्टर होम में एक ऑर्फनेज है बाली, उनकी बच्चों के साथ गुजारी, बिकॉज़ हम अपनी फैमिली के साथ तो ईद गुजारते हैं, लेकिन हम शायद उन लोगों को भूल जाते हैं, उन यतीम बच्चों को जिनके वालिदैन नहीं हैं। भट्ट साहब, आपकी ईद में क्या है? खाना पीना तो है, इसके बगैर तो नहीं हो सकती आपकी ईद। मुख्तलिफ आपने कहा ना कि मुख्तलिफ ईद कैसे, जब हम छोटे थे ना, मतलब यंग थे, तो अंदरून शहर के रहने वाले हैं, तो हम बाइकें चलाते थे। चांद रात को बड़ा सीन होता था, चांद रात से एक दिन पहले मैकेनिक के पास ले जाते थे बाइक, उसके कार्बोरेटर चेंज करवाते थे, चीज़ें ताकि तेज़ चले वो। फिर अक्सर ये होता था कि हम तेज़ चलाते थे, चांद रात पे गिर जाते थे और ईद अस्पताल में गुजारते थे। ओहो, आप तो बड़ा मिस करते होंगे आप भी और हॉस्पिटल वाले भी। या बिस्तर पे, और हमें इतनी गालियाँ पड़ती थी सबसे कि सारे आंधी ईद खराब करती है ने।
तो अक्सर ये वाला मुख्तलिफ ईद बनाई कुछ जाती है। बुजुर्गों से वो डरते हैं ना लोग कि यार ये रमज़ान के आखिरी दिनों में वफात पा के ईद ख़राब कर देते हैं। आप जैसे बच्चों से भी डरते हैं कि यार ये ना जाना जाना साइकिल तो डिग जाता है तो ईद ख़राब कर देना। हाँ तो जवाद भाई आप भी अब सियासतदान है ना, अब चेयरमैन है एक पार्टी के, हाँ जी। तो आपके पास ईद वाले दिन क्या लोग मिलने आते हैं या कोई हल्का, या किस तरह से आपकी क्या तरतीब है? अच्छा, हमारी तो भी मेंबरशिप जो है ना वो 30,000 के करीब है, तो मतलब थोड़ी मेंबरशिप है। जवाद फिर भाई, पूरे 30,000 बहुत बंदा होता है। पूरे पाकिस्तान में कम है, चलें ठीक है। लेकिन हमारा जो एम है, क्योंकि हम बाएं बाजू की पार्टी है, तो हम तो चाहते हैं कि 2 करोड़ मेंबरशिप हो हमारी। ठीक है। अगर आपने वाकई लोगों के साथ उनकी हुकूमत बनानी है, आम लोगों की, तो इसलिए बहुत कम है। तो लाहौर के अंदर ईद पे कोई ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, हम ऑफिस भी मुश्किल से खोलते हैं। तो यानी फिर फैमिली के साथ वक्त मैं गुजारते तो हैं। फैमिली के साथ ही ज़्यादा वक्त अगर गुजारता सोचें कि आपके मेंबर 2 करोड़ हो गए हैं और उनमें से अक्सरियत आ भी गई है आपके घर के बाहर और ईदी मांग ली है, हूं। अक्सरियत आ गई है, क्या करेंगे? मैं तो हजारों लोग चले, 30,000 बंदा आ गया मैं और तो कहते हैं मेरा- ईद दो। मैं तो मेरा ख्याल है कि अब झूठ तो बोल नहीं सकता कि मैं अंदर नहीं हूँ, तो उससे पहले ही कहीं और गायब हो जाऊंगा 2-3 दिन पहले। ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतने सारे लोगों को मिले। मेंबर बनाया या गोद लिया? नहीं यार, मेंबर बनाया। आप भट्ट साहब की फरमाइश है, मेरा इसमें कसूर नहीं है। उन्होंने कहा है कि ईद पे ना कुछ मुख्तलिफ सवाल पूछें। अगर आप सदर मुमलिकत हों, किसी एक कैदी की सज़ा माफ़ करना चाहें तो किस कैदी को ईद के रोज़ जेल से बाहर देखना चाहेंगे? उसको नहीं मिलनी माफी। यार उनकी बात ही नहीं हुई है। किसको? मैं तो खुद भी जेल में रह चुका हूँ। मैं तो लेकिन खुद ईद पे आज नहीं से ना बोल रहा रहे। ये कब की बात है? ये अभी? ये रहे हूँ। मैं 2022 में, हाँ, तो मैं पहले कस्टडी में था, फिर उसके बाद जेल चला गया। मुश्किल काम है। और उसी दौरान मेरे दादाजी की डेथ हो हाँ, गई। मैं जेल में ही था, तो पैरोल पे रिहा होके चला गया गाँव, और बहुत मुश्किल हालात थे। तकरीबन दादा से 48 आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, और जेल में ही था जिस दिन मुझे जुडिशल कर दिया था, तो उस दिन मुझे इत्तला मिली। तो पैरोल पे इजाज़त नहीं मिल रही थी, और 48 घंटे की इजाज़त मिली। फिर उन्होंने 48 घंटे, फिर बिल्कुल एंड में आकर उन्होंने 48 घंटे की इजाज़त दी। फिर बाद में उन्होंने इसे करते करते उन्होंने 4 दिन की इजाज़त दी, और फिर वापस जेल चले गए। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बोर हो गए और कहा कि यार मैं कहाँ फंस गया? बोरी मतलब क्या, फंस गए? अभी फंसे हुए थे बस, क्या कर सकते थे वहाँ पे, फंस गए। अच्छा था। अच्छा। लेकिन ये था कि इंटरेस्टिंग लोग आए। जब मैं उधर गया तो बड़ा वो कुछ आए लोग मिलने के लिए, कि सुबह के टाइम तो वो बैरक खुली होती है, तो आकर बड़ा मिले। तो कोई शायद ही ज़रूरत है? मैंने कहा नहीं, मैंने कोई शायद ही ज़रूरत नहीं है, थोड़ी मेहरबानी। नहीं, बड़े हिम्मत वाले आदमी हो तो सीधे आगे खड़े हो गए। मैंने कहा जी बस वो अल्लाह ताला की तरफ से बस हो जाती है। हिना साहिबा, सियासतदानों को किस चीज़ का ज़्यादा डर होता है? असम्बली में जो अपोजिशन है, आप तो हुकूमत में हैं, तो अपोजिशन की कोई तकरीर शकरीर या वो मीडिया पे बात करेंगे, या ये जो ऑनलाइन ट्रोलिंग है, जिस तरह पिछले 1 माह में 1.5 माह में जहाज़ पे बड़ी तबसरे हुए हैं, तो आज का सियासतदान किस चीज़ से ज़्यादा खाइफ है या थोड़ा सा होता है? आप खुद ऑनलाइन ट्रोलिंग या सियासी हरीफ? सबसे ज़्यादा खौफ तो अल्लाह ताला से होना चाहिए। अभी हमने रमज़ान का महीना इसी चीज़ पे गुजारा है, और अगर हमने कुरान पढ़ा हो तर्जुमे के साथ, तो सबसे ज़्यादा खौफ अल्लाह ताला से ही। कौन सा सियासतदान है जिसकी आप शागिर्दी इख्तियार करना चाहें? आई थिंक मेरी। मैडम हिना की यानी कैसा उन्होंने फौरन जवाब दिया यार। ठीक है। नहीं चलो मर्दों में बता दें, मर्दों में बता दें। अग्री कर दिया ना। खवातीन में हो गई है। खवातीन में मैडम हिना हो गई, और मर्दों में शागिर्दी किसकी इख्तियार करेंगे? हाँ, तो जो आपको लगता हो कि यार इससे कुछ सीखना चाहिए, इसके साथ वक्त गुजरना चाहिए। अच्छा, जेल वाले नहीं बताने, मुश्किल हो जाएगा आपको भेजना। कुछ ऐसे हैं, वैसे उनमें बड़े अच्छे लोग थे। मियां असलम इकबाल उनमें से एक है, बड़ा अच्छा सियासतदान है। वैसे मैं ख्वाजा साद रफ़ीक की शागिर्दी इख्तियार। ख्वाजा साद रफ़ीक। सियासतदान किस सहाफ़ी को इंटरव्यू देने से घबराते हैं? ये सवाल मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ। या कौन सा सहाफ़ी है जिसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं? ये एक वैसे इससे हट के ज़रा, आपकी रमज़ान में वीडियोज़ आई हैं कुछ, जिसमें आपने कहा भाई निकलो, चलो यहाँ से जाओ, तुम है ही बदतमीज़ ये वो। क्यों जवाद भाई ऐसा? मतलब हमें पता है आप किस तरह के हैं, पुराना ताल्लुक है आपसे, लेकिन तैश में आप आ जाते हैं, कंट्रोल करने की उस वक्त कोशिश करते हैं, उस वक्त क्या आपके ऊपर क्या बीत रही होती है वो बताएं। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि मैं कोई ना गैंगस्टर हूँ ना मैं कोई बदमाश हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जब बिल्कुल कोई ऐसा जर्नलिस्ट आए ना जो बिल्कुल जिसको कोई जानता भी ना हो, और वो इसलिए आए मेरे पास कि वो जाना जाए उसके बाद,
वो मुझसे ऐसे सवाल करे जो कि मेरी जितनी भी जिंदगी में कुर्बानी है सियासत के लिए जो मैंने दी है उसी को वो टारगेट करे, उसी को वो हिट करे और फिर एक ऐसे आदमी के नाम से करे तो जो कि मेरे सोशल मीडिया को बकायदा ब्लॉक करती है पीडीएफ, बकायदा ब्लॉक, मतलब रिपोर्ट करते हैं, ब्लॉक करते नहीं, हैं। आपको मैं वाहिद पता- आदमी हूँ जिस तरह ये होता है। आपको पता चल गया कि ये साफी है, नहीं, मैं ये बताता बंदा हूँ है, ना, वो ये ये फैशन मुझे तंग करने आया है। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, आप ये जरूर चलानी है मेरे मुंह जी से जी होगी। चलेगी 100%। पीटीआई एक फैशिस्ट जमात है, ये जुबान बंदी करते हैं बकायदा लोगों की, और इन्होंने जिस तरीके से इनका सोशल मीडिया ऑपरेट करता है, वो जब ये थे ना इनको भी नहीं पता था कि क्योंकि ये लोग हैं कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो सोशल मीडिया चलता है ना इमरान खान का, वो चलता है अमेरिका से। नहीं, बाद में उन्होंने तरकीब बर्दाश्त हुई है उनके ऊपर, उनको वही पता ना, चल गया। और वो बकायदा उनको हल्लाशेरी देते हैं, एक ही इशारे टाइम बदलो पे अपने। एक ही टाइम पे हजारों लोगों को मैसेज जाता है कि इस आदमी को नहीं छोड़ना, हाँ। या इस औरत को नहीं छोड़ना, ये बात बकायदा मुनज़्ज़म करते हैं। सही है, सही तो है। अगर ऐसा आदमी मेरे पास आए, उसको कोई जानता भी नहीं है, ठीक है। और वैसे करे तो कई दफा हो जाता है, आइंदा वैसे मैं नहीं समझता ऐसा होगा, मैं उठ के चला जाऊंगा। सवाल आगे आया था, ईद की नमाज किस सियासतदान के पीछे पढ़ लेंगे? फजलुर रहमान, हाफिज नईम, उस्मान बुज़दार या नवाज शरीफ? ये क्या सवाल किया यार मैं आपने? क्या करूं, लिखे हुए हैं उन्होंने ये सवाल। मैं सोच रहा हूँ नमाज खुद ही पढ़ा दूं, ज्यादा डिफरेंट कर दिया इसने। ज्यादा बेहतर है। अगर ईदी लेनी हो तो किससे लेंगी? आसिफ अली जरदारी या अली अमीन गंडापुर? बंदे चेंज करो। आसिफ अली जरदारी साहब से आसिफ अली जरदारी साहब, ऐसे जरदारी साहब के साथ तो आप जरदारी साहब ईदी तो ज्यादा देंगे मुझे। मैं और ईदी बहुत देंगे। अगर आप चेयरमैन रोहितलाल कमेटी होते तो चांद की खबर सबसे पहले किसको देते? क्या मतलब क्या किसको देते यार अगला खबर? सवाल अपनी पूछिए। बेगम को। आज सुबह खाना पका ले वो। अच्छा, अगर आप किसी मूवी में हीरो होते तो अपने साथ हीरोइन किसको रखते? हाँ ये अच्छा सवाल है। अच्छा, वैसे ऑप्शन देगा? इससे पहले खबर भी दे दूं हाँ कि आपको एक फिल्म मिल चुकी है। हाँ मिल चुकी है। वैसे तो आप रोड शो करते हैं रोज, जब कई फिल्में मिलती हैं, लेकिन ये बाकायदा एक फिल्म है जो सैयद नूर साहब की। जी सही साहब। ठीक है, तो वो भी जरा बताएं। चौधरी इस्लाम का रोल दे। हाँ, और अभी क्या कह रहे हैं, क्या हो सवाल क्या है? व्हाट्स द क्वेश्चन? कि आपके साथ हीरोइन किसको लेना चाहेंगे? हीरोइन किसको देंगे? अच्छा बात सुने, हाँ। इसमें नहीं, वो पॉलिटिशियन है। पहले आपने क्या मैडम दिया हिना कि को ले लूं मैं? नहीं, आपने कहा था ना शागिर्दी उनकी हानिया क्या? आमिर को ले लो। हानिया आमिर। मैडम हिना डिसाइड करेगी क्योंकि मेरी गुरु है ना। हानिया आमिर। हानिया आमिर एग्री कर गए। ठीक बात। जवाद भाई, आप ईद पढ़ के निकले हैं तो सामने सहाफ़ी है, सियासतदान है और आम वोटर है आपका, तो किसको आप वेलकम करेंगे? वोटर को वोटर को करेंगे? बिल्कुल, मतलब मैं आपको एक वाकया असल में बताना चाह रहा था, जी जी सर। लेकिन वो मुझे अभी एकदम दिमाग से निकल गया। एक्चुअली वो बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया था, लेकिन बड़ा अच्छा वाकया बात होगा, करते करते मैं थोड़ी देर के बाद याद कर लेता हूँ। तो उसका कोई ताल्लुक जो था वो इसी गुफ्तगू से था। पता ठीक नहीं है, एकदम अभी इनका वाकया सुनते हैं, चूंकि वो चला गया ब्रेक पे, हम भी जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे और ईद की जो शाम है वो मजीद खूबसूरत बनाएंगे। एक वेलकम बैक। जैसे ही मैंने कहा वेलकम बैक, मेरे प्रोड्यूसर ने कहा हिना भट्ट साहिबा से स्टार्ट करेंगे। तो हिना भट्ट साहिबा, आप वैसे सियासत में आए अब काफ़ी अरसा हो गया, मेरे ख्याल तीसरा टेन्योर है आपका जी। असम्बली में। आपकी उम्र तो नहीं मैं पूछ सकता, लेकिन अगर आप बताना चाहें तो मैं रोक भी नहीं सकता। मैं सियासत में आई हूँ 2013 में। 2010 में आई डिड माई MBA from LUMS. After that I opened my own fashion brand and in 2013 I entered politics और it's my third tenure. जवाद भाई, जब आप मशहूर हुए हैं, हाँ जी, कौन सा वो साल होगा और पहला क्या वाकया हुआ जिससे आपको पता चला कि यार मुझे लोगों ने पहचान ली है और आप हैरान हो गए हों कि यार मेरी शोहरत इतनी दूर तक चली गई है? कौन सा वो वाकया हुआ होगा? यार फरूक, आप बड़े हैरान होंगे कि जिस दौर के हम लोग हैं ना, मेरे जो कंटेम्प्रेरीज हैं, हम लोगों को सोशल मीडिया तो हमें पता ही नहीं था ना है क्या, क्योंकि मेरा पहला एल्बम आया है 2000 में, सेकंड एल्बम आया 2001 में और थर्ड एल्बम आया 2003 में। और ये मैं नहायत अजीब बात आपको बताऊंगा, उसके बाद मैंने कभी एल्बम नहीं निकाला। 23 साल के में बाद आपका कोई 23 साल हो गए? मेरा जो यार 23 हम साल जिस मेहंदी पे जाते हैं इनका लगा होता है, बसंत पे भी वो चल वही रहे चल थे, रहा हर जगह किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो यारो वो दोस्ती वाला आ जाता है। उसका इम्पैक्ट इतना था असल में उन 3 एल्बम्स का, उसमें से कोई 14-15 गाने हिट हो गए, मतलब 30 गानों में से इतने हो जाएं तो आपको और क्या चाहिए। तो मैं फिर और कामों में लग गया, वो हमने तालीम पे काम शुरू कर दिया, पोलियो का एम्बेसडर मुझे बना दिया गया, फिर मैं एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी वो चलाता रहा, फिर सियासी पार्टी बना ली। तो मैं म्यूजिक से कॉन्सर्ट्स की हद तक मुंसलिक था, चलती कुछ जा रही वाकयात थी। होते हैं ना, जैसे आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ लोग रोक के कुछ कह देते हैं, ऐसा अजीब सा वाकया होता है या घर वालों को फोन आता है
भाई अपने बच्चों से मिलवा दो, कुछ ना कुछ तो होता है। यार अजीब आपके साथ क्या हुआ? अजीब वाक़े तो बार बार होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब भी जाता हूँ ना, शायद इनके साथ भी होते हो, अभी भी मैं जाता हूँ जो टोल टैक्स होता है वहाँ पे मुझे रोकते हैं तो मुझे पैसे कहते हैं हमने नहीं लेने, इवन मोटरवे ना करें। हाँ, तो मैं उनको मतलब वहाँ फिर हो जाता है कि नहीं मैं तो इधर ही हूँ, आपने पैसे हर सूरत में लेने हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बहुत मतलब अच्छा लगता है और बड़ी तकलीफ भी होती है कि यार ये गरीब लोग हैं लेकिन देखें कितना प्यार मोहब्बत करते हैं। आप ज़िंदगी में जब ये तीसरा टेन्योर है मेंबर पंजाब असम्बली होना और इतनी बड़ी आबादी में ये बड़ी फ़ख्र की बात है। आपके वाले साहब या वालदा जब पहली मरतबा आप बनी या सामने आई, कौन सा ऐसा वाक़या है जिसके बाद वो आपको याद रहता है कि यार ये हुआ था, या पहली मरतबा ओथ लिया हो, कुछ भी ऐसा मोमेंट आया हो? वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कि इंसान के अंदर ह्यूमिलिटी आ जाती है जैसे जैसे वक्त ज़्यादा बढ़ता है। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने ओथ लिया 2013, ऑब्वियसली तब मेरे बोथ पेरेंट्स फर्स्ट टाइम पंजाब असेंबली में आए, मेरी बहन भी आई एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड यू नो, but I think with time everyone has become more humble and we believe that this is also a big responsibility. It doesn't 2024 में नहीं आए, उन्होंने कहा इन्होंने बकरा ही कम फाड़ लिया, रोज हर बारी बन जाती। नहीं नहीं, ये नहीं होता। बस ये होता है कि मैं अब मामूल बन गया ये कि ये एक ओहदा या एक मेंबर असेंबली होना जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग इसको शायद नॉन सीरियसली लेते हों, लेकिन आपको असेंबली के अंदर बिजनेस, आपने लेजिस्लेशन, फॉर एग्जांपल मैंने एसिड कंट्रोल बिल इस दफ़ा इस टेन्योर में पास करवाया, उससे पहले भी अगर आप रेजोल्यूशंस भी देख लें तो एज अ पॉलिटिशियन आल्सो एंड आल्सो मेंबर ऑफ द असेंबली आप एक्टिव रहती हैं, आप अखबार में कॉलम भी I believe that each one of us should be very very active and it's more of a responsibility on us than just celebrating. अच्छा, आपने बताया कि ईद पे ये भी होता रहा कि हम सहेलियाँ एक जैसी कपड़े पहन लेती थी, तो कभी ऐसा हुआ कि मूड किया हो कि इधर से आपने फ़ोन उठाया उस्मा बुखारी ये पहन लो, इधर से सीनियर मिनिस्टर को फ़ोन किया हो, इधर से चीफ मिनिस्टर को फ़ोन किया हो कि आज हम सारे एक जैसे कपड़े पहनते हैं, या कोई ऐसा इवेंट ऐसा हुआ हो, पीछे कोई शादी ऐसी हुई हो, ऐसा कोई ट्विनिंग कहते हैं उसको, ट्विनिंग। हाँ, ट्विनिंग चलो ट्विनिंग कह लें, जो भी मैं ऐसा हुआ कि यार आज हम कुछ करते हैं ऐसा। मैं अपनी बहनों के साथ कपड़े मैच करके पहनती हूँ, अपनी कज़न्स के साथ मैच करके पहनती हूँ, और बाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस्मा बुखारी साहिबा भी बहुत मिनिमलिस्टिक सिंपल कपड़े पहनती हैं। सीनियर मिनिस्टर भी मैंने देखा है बहुत सिंपल, एंड मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी सिंपल कपड़े पहन रही होती हैं, खूबसूरत लगती हैं। तो आई थिंक हमें इस चीज़ को इतना वो नहीं करना चाहिए। आई थिंक ईच वन ऑफ द विमेन, मैं पूछ रहा हूँ कि आपका मेरा मतलब ये है कि आप ख़वातीन को से सिर्फ कपड़ों पे पहनने पे जज नहीं करना चाहिए। जनरली वी शुड लुक एट द सीनियर मिनिस्टर एट हाउ वंडरफुल शी इज डूइंग एज वर्क। आपकी दोस्ती और उसके उस तनाजुर में पूछ रहा हूं, जनरली मैं मुझे अब डर भी लगता है, ऑफिस आपका पास है, वन पर फोन करें पता चले मैं बाहर निकलूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को उस चीज पे जरूर क्रेडिट पेश करें, द वे शी इज वर्किंग, द वे शी इज आप किस उनके स्टेप से बहुत खुश हैं? मैं उनकी हेल्थ सेक्टर पे मैं गई थी, फ्री 1000 बच्चों को उन्होंने फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान उन्होंने फ्री हार्ट सर्जरी कराई। इसी तरह ONAR स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसके साथ ख़वातीन को जिस तरह उन्होंने एम्पावर किया, इसके साथ अगर आप देखें एजुकेशन सेक्टर, ये सारे स्टेप तो बहुत अच्छे ले रही हैं। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर भी, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर भी। इसके अलावा अगर आप टैक्सीज में देखें, टैक्सी स्कीम, निगहबान पैकेज और सुथरा पंजाब, कोई नहीं है, बट सा मुंह बना नहीं, मैं जनरली कह रही हूँ, कोई एक स्टेप भी नहीं हो सकता जिसको हम ना नहीं कह सकते। सुथरा पंजाब को देख लें, सुथरा पंजाब बहुत। उसके अलावा और भी तुमने रमजान के बाद से फायदा नहीं उठाया। इमरान खान का कोई एक काम जो आपको अच्छा लगता हो? शौकत खान नहीं, बतौर वजीर आजम या हुकूमत में आने के बाद? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आफ्टर द 9th of May GHQ के हमले के बाद आई थिंक व्हाटएवर even a smallest goodwill he had is raised. अब तो आपने मेरे मुंह बंद करवा दिया, बात ही ऐसी कर दी है। भट्ट साहब जी भाई, आपकी ज़िंदगी का कोई यादगार वाकया जब आप मारूफ हुए, पहचाने जाने लगे, जब आप शो के लिए निकलते हैं, आपका एक बड़ा स्टाइल है, आप ऐसे जाते हैं, मुझों को ताव देते हैं, नहीं मतलब लोगों को एक अच्छा लगता है, आपको लाहौर जो है, लाहौरिया बड़ा रिलेट करता है आपको, देखिए जो उनसे मैं बात कर रहा था,
तो क्या आपको फीडबैक आता है या फर्स्ट टाइम कोई अजीब फीडबैक आया हो? यार बुजुर्ग बहुत प्यार करते हैं। बुजुर्ग मुझे ऐसा, जब भी मैं किससे मिलता हूँ तो वो अगर कोई बुजुर्ग खातून मिली हैं तो मुझे कहती तो मेरे पुत्रा वांगू लगना है। कोई बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग मिले हैं या कोई मिले हैं, बाबा जी मिले हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने तेनू देख के बड़ी खुशी होती। तो ये चीज़ मुझे बड़ी वो करती है। और मेरी आदत है ये, मेरे नाना ने मुझे सिखाया था। पहले मैं छोटा था ना, तो जब मैं अंदर एंटर हुआ तो मेरी अम्मी की खालाएं बैठी, मेरी नानी ही लगती है, मैं सबसे हाथ मिला रहा था। तो मेरे नाना ने कहा कि हाथ नहीं मिलाईदा होंदा, वड्डियां कोलों प्यार लईदा होंदा। तो वो आदत ऐसी पड़ी है कि बस जब कोई बुजुर्ग मिलता है तो झुक के, जैसे वो घुटनों को हाथ लगाते हैं, हम झुक के प्यार लेते हैं बड़ों से। तो बड़े बहुत प्यार करते हैं। एक आंटी थी वहाँ पर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मैं था, शो कर रहा था, तो उन्होंने आके मुझे कहा कि मतलब मेरे भी इमोशनल हो गया था बहुत। उन्होंने कहा कि मुझे तुझे देख के इतनी खुशी हुई है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, पड़ा हुआ है स्क्रिप्ट भी, कैसे जितनी मुझे मक्का या मदीना जाके हुई थी उतनी तुझे देख के मुझे खुशी हुई है। मेरा दिल करता है तेनू प्यार करता है। तो वो मेरे लिए बड़ा ही मैं बहुत इमोशनल हो गया था। फिर एक खातून इसी तरह मेरी बाइक पे थी, मैं उनको झुक के प्यार किया, उनके घुटनों को हाथ लगाया, तो उन्होंने भी वो मेरा मुंह पकड़ पकड़ के रो भी रही थी और मुझे कह रही थी कि तू कितना अच्छा लगना है मैंने। तो ये अच्छा लगता है मुझे कि मैंने देखा कि बच्चे भी प्यार करते हैं बच्चे भी आपसे। प्यार करते हैं। और खास तौर पे आप बाल वाइट हो गए ना, तो बुजुर्ग समझ के भी आप प्यार करते होंगे ना? नहीं फारूक भाई, मैंने भट्ट साहब के साथ एक प्रोग्राम किया था अंदरूनी अंदरून में जाके कुछ खाया था अंदरून आपने? में। क्या खाया और था? दाल खाया था वहाँ पे। दाल और हकीकत बताऊँ, वहाँ पे इनके लोगों ने बहुत ज्यादा इज्जत की। मैं तो साथ था इनके, मज़ारी बहुत भाईजान भी ज्यादा मेरे प्यार साथ गए कर हुए रहे थे, अंदरून। सरदार साहब बहुत बात ज्यादा प्यार कर मैं रहे भी गया था। ये जब खुद जाते हैं, ये मटन, ये पता नहीं क्या क्या खाते हैं, थे। हमें आप दाल लेके पे- गए तो दाल पे ले गए? जी बस वो यार, हमारी वो हमारी किस्मत में traditional वही था लिखा हुआ था। ना। मैडम हिना के साथ भी मैंने एक दफा क्या पुलाव क्या पकाया क्या था क्या घर पे। क्या खिलाया इन्होंने आपको? इन्होंने पुलाव पकाया था, मैडम हिना ने पुलाव पकाया cooking था। करती? हमने टीवी पे वो चलाया था शो। जी मैं कश्मीरी घर से हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हरीसा यखनी बनता है, पुलाव। पाए बनता है। तो आप आना किसी दिन, मैं आपको इनवाइट बस ये ईद के दिन ना, अगर इसके बाद फ्री होकर जब अगर हम मर्जी। चलें तो जब मर्जी, मोस्ट कोई इतराज तो वेलकम। नहीं? अगर 4 लोग हम हैं, प्रोडक्शन के 60 लोग हैं बस, जान कोई बात 70 लोग हैं मेरे ख्याल हम में। लोगों का दिल बहुत खुला है। मेरे नहीं, लेकिन बर्तन तो छोटे ही होते हैं नहीं, ना, दिल जितना भी। बर्तन आ जाएंगे, आप फिक्र मत यार हम केटरिंग करवा लेंगे। हम साथ वालों से मंगवा लेंगे बर्तन। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात करना चाह रहा था। अच्छा, आपने बात करनी है, लेकिन आप चाहे जितने मर्जी, आप वज़ीर आज़म भी बन गए ना, मैं आपके पास आया ना इंटरव्यू लेने, मैंने कहा जवाद भाई वो थोड़ा सा गाना तो सुना दो, मैंने ये करना है। आई एम अ वेरी प्राउड आर्टिस्ट। हाँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर प्रोग्रेसिविज्म जो है, एनलाइटनमेंट जो है, जो बाकायदा तरीकों की सूरत में यूरोप और अमेरिका में हुई है, यहाँ नहीं हुई, तो वो उसका जो सिंबल है वो मौसीकी है, फिल्म है, आर्ट्स हैं सारे, टू सम एक्सटेंट स्पोर्ट्स भी हैं, ऐसी स्पोर्ट्स जहाँ पे औरतें भी खेल सकती हैं। तो ये सारा कुछ जो है, ये रोशन ख्याल और तरक्की पसंद पाकिस्तान की अलामत है। आप कुछ कहना चाहते हैं, वो क्या लें? मैं ये कहना चाहता था, देखें इनकलाब जो होता है ना, जो इमरान खान जिसके लिए 9 मई कर गए, इनकलाब कभी फौज के खिलाफ नहीं होता। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात लोगों को समझा रहा हूँ। इनकलाब फौज के खिलाफ नहीं होता, बल्कि इनकलाब हो ही नहीं सकता जब तक फौज आपके साथ खड़ी ना हो। अब इमरान खान को इतनी भी अकल नहीं थी कि आप फौज के खिलाफ इनकलाब नहीं कर सकते, किसी भी मुल्क में नहीं कर सकते। इवन जो बोल्शेविक्स थे, जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन किया था, वो सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए थे, तो फौज उनके साथ आके खड़ी हो गई थी और वर्कर्स भी साथ आके खड़े हो गए थे, इसीलिए वो इनकलाब कर सके। अगर इमरान खान के पास मुनज़्ज़म लोग होते जो कि मेंबरशिप से लेके कारकुन तक तमाम लोग लीडरशिप की हायरार्की जो है उसको बिल्ड कर रहे होते, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, मल्लों की सतह पे। अच्छा। तो उन्होंने जब निकलना था तो निज़ाम उलट जाना था, फौज के खिलाफ नहीं निकलना था। तो वो उन्होंने किया नहीं, वो क्योंकि वो उनके पास थे नहीं मुनज़्ज़म लोग, उन पर वोटर थे जो थे, उनको उन्होंने खुद ही कह दिया कि जाओ। उनको उन्होंने बड़ी ज्यादती की, गरीबों के बच्चों को आगे लगाया और वो अभी भी जेलों में पड़े हुए हैं। अच्छा, एक पंजाब में अच्छा ये पहले भी हो चुका है, जब बीबी मोहतरमा शहीद जब प्राइम मिनिस्टर बनी तब भी एक पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। और उसके बाद जब पंजाब में पहली बार खातून वज़ीर आला मरीम नवाज बनी, तो हम पंजाब के लोगों को भी, एक जैसे भाईजान ने कहा ना कि एक लाइटर नोट होता है, आपने कहा मैं कहना क्योंकि ये पंजाब का एक लाइटर फेस है। पंजाब का जो आपको लगता है कि जी ये अग्रेसिव है या जो कुछ भी आप सोचते हैं उसके बारे में, पंजाब ने इसकी इब्तिदा की है, किसी और सूबे में नहीं की। और एक और चीज बड़ी अहम है, खवातीन मरियम नवाज के आने के बाद खुद को बड़ा सिक्योर फील करती हैं। मैंने ये नोट किया है, मैं गली में फिरता हूँ, बाजार में जाता हूँ, वो इनसे रिलेट करती हैं। ये चाहे अब इमरान खान वाली बात आए, जो भी आए, लेकिन मरियम नवाज की तरफ एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा चंक है खवातीन का जो बड़ा वो प्राउड मोमेंट लेता है। ये बताएं, ये जो इन्होंने काम बताए सारे, आप तो जाते हैं ना पब्लिक में,
सूरत हाल को बदली है, मरियम साहिबा की तरफ लोग आए हैं इनके कामों की वजह से? देखिए, अभी मैंने एक बंदे से बात की, जो 10,000 वाली बात की थी, ये 3,000 से शुरू हुआ, ये 10,000 पे आया राशन की बात। और वो लड़का बड़ा पक्का पीटीआई का सपोर्टर है, जहाँ मैं राशन लेने जाता हूँ स्टोर पे, वहाँ वो काम करता है। उसने मुझे कहा कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं मरियम नवाज का नारा लगाऊं। मैं कहा वजह? कहता 3,000 रुपया मिल गया, फिर उसके बाद 10,000 रुपये का कार्ड हो गया वो। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जिनको मिलना चाहिए, जिनको देना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कह रहे हैं कि कामों से इमरान खान सोच में भी तब्दीली आ रही है। इमरान खान का जो कल्ट बन गया था ना, उस कल्ट से लड़ने के लिए आपको आम आदमी को रिलीफ देना होगा। ठीक, वो कल्ट से लड़ने के लिए और बहुत फर्क पड़ गया। आपसे रिलीफ के लिए हमें एक ब्रेक लेना होगा और उसके बाद जवाद अहमद साहब का गाना सुनना होगा। एक शॉर्ट कमर्शियल। वेलकम बैक। ज़ोहेब भट्ट साहब हमें वाकया सुनाने लगे थे, कोई बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही ज़बरदस्त। खूबसूरत मतलब आप कह सकते हैं, मेरे साथ रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ वो वीडियो। मैडम मरियम नवाज शरीफ ने उसको ट्वीट भी किया, खुद उसको अपलोड किया। वो ऐसा था कि मैं एक दुकान से भाईजान मैंने सामान खरीदा तकरीबन सितंबर में, एंड ऑफ सितंबर। हर वाकये में कहीं ना कहीं दुकान से खरीद रहे होते हैं कुछ ना कुछ पैसे देके। तो ना वो हमने जब राशन खरीदा, हमने एक सर्टन लिस्ट बनाई थी। वो राशन था टोटल 1,050 रुपए का। अच्छा। वो हमने कुछ चीजें खरीदी थी, चावल थे, घी था, आटा था, इस तरह की चीजें। अब वो ही मैंने फरवरी एंड पे, ये पेट्रोल बढ़ने से पहले जब मैंने खरीदा, तो वो ही राशन जो है वो 975 रुपए का था। यानी अभी on सस्ता record है। मिल गया। सस्ता मिला। 75 रुपीज बचत हुई उन 3 महीनों के अंदर। तो ये एक अच्छी चीज थी जो मैंने बताई कि भाई जो महंगाई है वो वाकई कम हुई थी। अब पेट्रोल के बाद थोड़ा सा मसला हुआ है, लेकिन उस वक्त महंगाई वाकई कम हुई थी। और उसकी सबसे बड़ा क्रेडिट इस बात पे भी जाता है कि अब जो इदारे हैं वो विजिलेंट हैं और वो देख रहे हैं कि कौन मुनाफाखोरी कर रहा है, कौन एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। क्योंकि लोग ऐसे ही करते हैं, पीछे से कम होता है। जैसे उसका रेट है गोश्त का, बड़े गोश्त का 800 रुपया, ये 1200, 1300, 1800 रुपए तक बेचते हैं। ये क्या साइंस है? मुनाफाखोरी मुनाफाखोरी बड़ी, और इसके लिए पेरा का भी बड़ा अहम किरदार है। पेरा का इदारा बनाना बड़ी अच्छा ये कदम था, लेकिन उसको सिर्फ थोड़ा सा मॉनिटर करने की जरूरत है कि उसके अंदर भी इंसान है, हम इसी सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं। वो कहीं ना कहीं हम बहक भी जाते हैं, कहीं पैसों को लेने के वाकयात हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, उसके लिए उनकी इंटरनल विजिलेंस भी होनी चाहिए। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। कभी इस तरह हुआ कि किसी सियासतदान, किसी सियासी लीडर से आपने सोचा हो कि मेरी दोस्ती क़यामत तक कायम रहे? कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा सियासी कायद मिला हो जिससे मिल के आपको लगा हो कि यार ये बहुत ज़बरदस्त कायद है? हाँ, कई लोग हैं, कई मतलब कोई 2-4 नाम पार्टी लीडरशिप तो नहीं है, और बहुत से लोग हैं जो कि MPs हैं, MNAs हैं, उनके साथ 4-5 नाम अगर आप लेना चाहें। नाम लेकर अभी बाकी जिनका नाम नहीं लूंगा नाराज हो जाएंगे। नाम तो बहुत ज्यादा है अभी। कौन से लोग हैं जिनसे आपने सियासत को सीखी या जिनको आप थोड़ा सा समझते हैं कि यार जरदारी साहब कोई भी हो सकते हैं? मैं फ्रेंकली बताऊं, आई वॉज वेरी क्लोज विद माई ग्रैंडफादर। और बचपन से ही जब वो MNA थे तो मैं उनके साथ वहीं पे एक महीना वहीं पे रहता था। बजट सेशंस होते थे। बजट सेशन आपको पता है कि बहुत लंबे अरसे के लिए चलते हैं, 20-25 दिन। तो दादा आपको साथ रखते थे? तो साथ ही, और उस ज़माने में बड़े बड़े सियासतदानों से मुलाकातें, मौलाना फजल रहमान साहब, मखदूम अमीन फ़हीम साहब, अरबाब गुलाम रहीम साहब, इधर KPK से अनवर सैफुल्ला साहब, और ऐसे बहुत से लोगों से उस वक्त तो ये गिलानी साहब और ये बाकी ज़रा थोड़े जवान और जूनियर होंगे। गिलानी साहब से भी उस ज़माने में मुलाकात रहती थी और सारी चीज़ें रहती थी। बल्कि गिलानी साहब, जब मैं वज़ीर बना तो गिलानी साहब ने मुझे मुबारकबादी दी और ये कहा कि यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि मैं, सदर साहब, जरदारी साहब और मैं आपके दादा के कैबिनेट में हम लोग इकट्ठे थे दोनों। अच्छा, जरदारी साहब, गिलानी साहब आपके दादा के कैबिनेट का हिस्सा? जी हाँ, उसमें तो बहुत बड़ी कैबिनेट थी और बहुत बड़े फारूक लगारी साहब भी थे, और सिंध से जाम साहब भी थे, जाम माशूक साहब मेरा ख्याल है, जाम सादिक साहब के बेटे, वो भी थे। तो बहुत बड़े बड़े नामवर लोग थे उस कैबिनेट में। सही है। तो आप पूरी सियासत का आपकी निचोड़ क्या है? क्या कोई एक वन लाइनर क्या होगा? सियासत से क्या खोया, क्या पाया? देखिए, अब सियासत तो हमारी फैमिली में एक है कि खुद आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ से बड़े या कम हुए? कि बड़े किस लिहाज में बड़े? नहीं, यानी सियासत में आने वही एहसासें जो हैं, जो इनहेरिटेड ज़मीन बताया है, कि आपके जो पास इनहेरिटेड घर है, विरासती ज़मीनें बहुत ज्यादा थी। हाँ, अल्लाह का शुक्र आपने कहा कि कई जगह पे हमें कुर्बान भी करना पड़ी। जी हाँ, कई जगह पे की हमने, ज़मीनें दे भी दी कई जगह पे। कितनी दी? सरेंडर भी की। तकरीबन मेरे दादा ने राउंड अबाउट 1,70,000 एकड़ सरेंडर किया। 1,70,000 एकड़ जी, और एज ए फैमिली 3,60,000 एकड़। दिस ऑन रिकॉर्ड।
दिस इज ऑन रिकॉर्ड। और मेरे दादा उस जमाने में एशिया के सबसे बड़े जमींदार थे। या आप भी उसी टेन्योर में थी, आप नारे लगाती थी बुज़दार साहब के खिलाफ, मैंने देखा आप सही नहीं लगाती थी। सही करती थी वैसे आप। अच्छा, लेकिन ये अंदर थे, यानी उनके साथ थे, डिप्टी स्पीकर थे, लेकिन ये अंदर बैठ के नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ। वो वाकया हुआ था, खान साहब ने पूछा भाई मसला क्या है, वो जरा वाकया सुना दूंगा। हुआ क्या था? वो हुआ ये कि हम एक मीटिंग चल रही थी पार्लियामेंट्री पार्टी की, तो दो लोग थे। एक मुझे उन्होंने अंदर बुलाया कि जी आप आएँ और आके बताएं कि क्या मसला है, क्योंकि मेरे चाचा ही वॉज वेरी मच अनॉयड, सरदार रियाज मजारी साहब। हाँ, वो तो सबली में बोल बहुत ज़्यादा हुकूमत के खिलाफ बोल रहे थे, हुकूमती एमएनए थे। जी हाँ, और वो कहते थे कि जी हमारी जायज़ कुछ मुतालबे हैं, अगर हमारे नाजायज़ मुतालबे हैं आप ना करें, हमारे जायज़ मुतालबे उनको तो काइंडली आप देख लें और उनको उनका सद्देबाब निकालें कुछ। तो मुझे खान साहब ने पूछा कि वो रियाज मजारी साहब मुखालफत कर रहे हैं, और मैंने कहा जी क्या रीज़न क्या है? मैंने कहा जी रीज़न इस बुज़दार साहब पीछे बैठे हुए हैं, रीज़न यही है, आप इनसे पूछ लें। वो पीछे बैठे हुए थे। बुज़दार साहब काफ़ी फिर कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने ड्यूटी लगाई शामुद कुरैशी साहब की और मखदूम खुसरो बख्तियार साहब की कि जी आप जाएं और उनसे बात करें। तो फिर बात इतनी हद तक बात हुई। वैसे तो सियासत में जब ओहदा आ जाए जवाद भाई, तो खुशामद बड़ा मुश्किल होता है अपने बॉस के सामने या सीनियर के सामने सच कहना। उस वक्त क्या मनाजिर होते थे? यानी वज़ीर आज़म इमरान खान आए हैं, बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं और पार्लिमानी पार्टी के इजलास हो रहे हैं, तो वो पूछते हैं हाँ भाई क्या चल रहा है? तो उस वक्त लोग पहले कहते थे यार ये बुज़दार साहब ये गलत कर रहे हैं, ये गलत। जब इजलास शुरू होते थे तो फिर क्या मंजरनामा होता था? फारूक भाई आपको याद होगा कि जब हमारी तनख्वाहों का मसला चला था, तो उस पर मैं थोड़ा सा लीड कर रहा था उस मामले में। कुछ MPs ने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने सबकी लॉबिंग वगैरह शुरू कर दी और सब ने मुझे कहा कि जी ठीक है आप लीड लें। मैंने लीड ले लिया और मैंने देखा MPs पीछे से सारे गायब हो गए, सारे भाग गए। आपको उन्होंने कहा मजारी साहब कदम बढ़ाओ, हम कदम बढ़ाओ, और पीछे कोई भी काम कर दिया। जी हाँ, पीछे कोई भी नहीं था। बहरहाल वो तनख्वाहों का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी ये हुई कि खान साहब ने कह दिया कि जी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ेंगी, और मैंने ऑन रिकॉर्ड, आप उस बात के गवाह हैं, आप पंजाब असेंबली के बाहर थे, मैंने कहा जी बिल्कुल बढ़नी चाहिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए प्रिविलेज है, सबके लिए है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो लोग फिर ज़ाहिर बात है करप्शन की तरफ आ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि कोई इलीगल मीन से कोई पैसा बनाए। तो मैंने वो बात की, फिर मुझे एक दो और एंकर्स ने टीवी पे मैंने क्लियर कट कहा, मैंने कहा जी बढ़नी चाहिए। तो फिर आपने जब और पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, पीछे कोई भी ना बाट साहिबा, सब चले गए। आप तो मुझे लगता है थोड़ी सी हक बात बयान करने वाली हैं। कभी ऐसे हुआ लीडरशिप के सामने कह दिया आप गलत कह रही हैं, ये नहीं हो सकता मैडम? नहीं, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा हो, मैडम ने आपने कहा मैडम ये नहीं हो सकता, ये आपसे नहीं कह। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हमारी है वो ना तो खुशामदियों को पसंद करती हैं, शी इज़ वेरी क्लियर, और लेकिन लोग कोशिश तो करते होंगे। नहीं, ना ही हमारी पार्टी में आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी जानते हैं और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं खुशामदियों को भी जानता हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन वो शी इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस फैक्ट दैट वो खुशामदियों को और ट्रू वर्कर्स को बहुत ईजिली बाइफरकेट कर सकती है। सो पीपल हु एक्चुअली वर्क एंड पीपल हु जस्ट टॉक, बिकॉज अगर आप बात करें और आप डिलीवर नहीं करेंगे ना, सो शी कैन स्पॉट यू लाइक दिस। सो दिस थिंग इज़ वेरी गुड अबाउट आवर लीडरशिप, दैट ना तो उनको पसंद है खुशामदी, और उनको पता है कि जाए कि मैडम ये शी इज़ वेरी क्लियर, वो सुनती भी हैं। अच्छा, सुनती हैं, शी लिसन, शी वांट्स टू नो द रियल ट्रूथ। एंड आप अगर पार्टी मीटिंग में बैठे होंगे तो शी विल गिव यू अ चांस टू स्पीक द ट्रूथ, बट शी विल आल्सो नो who doesn't speak the truth or who's just boasting। तो आप ये बड़ी पकड़ भी लेती हैं वो she is task master, she knows that। आपको उनकी सबसे बड़ी खूबी कौन सी अच्छी लगी? I think she is very hard working, she is very compassionate, और उनको काम करना आता है। शी इज़ अ गुड डिसीजन मेकर, वो डरती नहीं है किसी से। मियाँ साहब के साथ वो खड़ी रही, पार्टी को उन्होंने जिस तरह लीड किया इन द वर्स्ट टाइमिंग्स, जेल भी काटी, और शी इमर्ज्ड एज अ लीडर, एज अ CM। शी इज़ डन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के डिसीजन हो, चाहे पुलिस के डिसीजन हो, वट एवर इट इज़, आई थिंक शी इज़ मोस्ट रिमार्केबल एज अ CM। आप जब बात कर रही थी तो इनके लिए एक सवाल आ गया, बड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है,
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा और तीसरी ऑप्शन है मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला। कैसा अच्छा आदमी है ये, है ना। देखिए आप तो नहीं, मेरी प्लीज बताएं ना। बताता हूँ। देखिए Comments को reserve कर मोहसिन नकवी साहब इज अ टीम प्लेयर, वो टीम के साथ ये तो खेल है। रहे हैं, ठीक है। वो अपना डिपार्टमेंट तो लीड कर रहे हैं, लेकिन टीम के साथ लेकिन इन खेलते द हैं। बिगेस्ट सिनेरियो ही इज प्लेइंग विद द टीम। और मरीम नवाज He is playing with the team. with the team, with the team of the prime minister. Yes, He is yes. playing with the team. The captain of the team is prime minister. जहाँ मोहसिन साहब परफॉर्म कर रहे बेशक हैं। बेशक। यहाँ पर जो लीड की बात है, लीडरशिप की बात है, वो मेरे ख्याल से मरीम नवाज बहुत अच्छा लीड कर रही हैं। उसमें कई सारी खामियां भी हैं, मुझे कई जगहों पे एतराज भी है। लेकिन आप तीनों को देखेंगे तो नंबर 1 मरीम नवाज साहब। लीड करने में मोहसिन साहब लीड नहीं कर रहे ना, उसे अपना डिपार्टमेंट लीड कर रहे हैं। मोहसिन साहब अगर लीड कर रहे हो तो मेरे को मोहसिन साहब लीड रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से उन्होंने हमारा डिपार्टमेंट या इस चैनल को या स्पेशली लाहौर में सहाफत को लीड किया, उनसे बेहतर कोई लीडर नहीं है। नहीं, जिस तरह टीम को भी लीड किया उन्होंने, पीसीबी को लीड किया, वो भी अच्छा है। देखें पीसीबी पे मेरे खुद की भी रिजर्वेशंस हैं बहुत सारी। अच्छा, मेरे नहीं है वैसे, आपके होंगे बताएं। मेरी है जी, मैं तो मोहसिन साहब से अक्सर रात को मैसेज कभी मैं लिख देता हूं जब टीम हार जाती है कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। वो की कहते हैं मेरा की कसूर है, मैं खेल रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल बताता हूं उनको। मेरे ख्याल से उन्होंने कभी इस बात पे माइंड भी नहीं किया। इवन कई दफा तो बैठे हुए खाना खाते हुए भी उन्हें मैंने कहा कि ये अच्छा नहीं खेल रहा बंदा फलां, मैं अभी नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, लेकिन बहुत दफा मैंने कहा कि अच्छा नहीं कर रहा। वो मुझे कहते हैं यार मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, देखो अब क्या होता है। अब तुम मुझे कहते हो कि इसको अभी निकाल दें, वो कर दे, तो ऐसे नहीं होता। ये टीम है, इसको टीम को चलाना पड़ता है। मैं वैसे उस बंदे को बड़ा पसंद करता हूँ यार। वो पीसीबी को भी देखते हैं, वजारत दाखिला बहुत बड़ी वजारत इंपॉर्टेंट है। आपने मोहसिन साहब चैनल को भी देखते हैं। आपने मोहसिन साहब का काम नहीं किया हुआ। जब हम मोहसिन साहब के साथ काम करते थे, जब वो हमारे चेयरमैन थे, जब हमारे चैनल के साथ थे, तो मोहसिन साहब हर जगह पे होते थे। वही मैं कह रहा हूँ। आप यकीन करो कि पीसीआर में भी होते थे, वो ऊपर अपने रूम में भी होते थे। वो जहां पर इलेक्शन, जब हम इलेक्शन का एक पूरी इलेक्शन सिटी बनाते हैं, उस इलेक्शन सिटी में वो हर जगह पे मौजूद होते थे। नहीं, इलेक्शन को बड़ा मॉनिटर करते हैं। वर्कोहॉलिक आदमी। I would say that Mohsin Naqvi is also very good. He was very good. Workaholic. बिल्कुल ऐसे। चीफ मिनिस्टर थोड़ी सी पीछे चलेगी। नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर का तो मुकाबला नहीं है। हाँ, उनका तो लेकिन मोहसिन नकवी एज अ सीएम आल्सो परफॉर्म्ड वेरी वेल। बेहतरीन, ठीक है। जवाद भाई, सिंगर आपकी पर्सनैलिटी का ये रुख मैंने आज देखा। सर थोड़ा सा ईद का शो है, क्या पीछे से बार-बार कान में हो गया रही है, बड़े शरारती आदमी। फप्पे कुट्टी टाइप लुक आ रही है, लड़वाना चाहते असल में इनके जो मैं बताया ना मोहसिन साहब से मैं मुतासिर हूँ, तो ये भी मोहसिन साहब का विजन है, ये समझ चुके होंगे। ये जो मेरी ये जो आप देख रहे हैं ना चीज़ें फप्पे कुटनी वाली जो इन्होंने कहा है, ये भी मोहसिन साहब ने एक विजन दिया है। उसके बाद मैं इस तरफ आया हूँ। कौन सा सिंगर आपको इनमें से, अगर आप जिस तरह इन्होंने मैंने पूछा ना, मुश्किल में डाला था थोड़ा सा उन्हें, लेकिन वो तो उन्होंने सच बोल दिया। आतिफ असलम, अबरारुल हक, जवाद अहमद, अगर तीनों का कोई कंपैरिजन किया जाए तो मैं तो उतना ही कहूँगा। नहीं, हम भी आपके कहेंगे, हाँ, लेकिन वैसे चाहत अली का वैसे यार, क्या कह रहा हूँ? खुदा का खौफ करो। ये देखो मेरे कान में कह रहे चाहत अली। हाँ, मैं तो असल में कह रहा हूँ। चले इब्रारुल हक और आतिफ असलम, आपको अब साइड पे हमने कर दिया। अबरार जो है वो पंजाबी गाने के लिए उसकी आवाज़ मौजूद है। ठीक है। आतिफ जो है वो एक इंटरनेशनल स्टार है इस वक्त, और दोनों बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के। लेकिन मेरा ख्याल है कि स्केल का बहुत फर्क हो गया, क्योंकि इंडिया से जो ऑपरेट करता है ना, मैं आपको छोटी सी अच्छा, आपको वैसे इंडिया से ऑफर हुई? मैंने तो इंडिया में पुरानी बात है, आपने की हुई है काम। मैंने किया है काम, लेकिन मैंने वहाँ अपना गढ़ नहीं बनाया ना। मतलब मैंने हुआ ये कि हमें जब कहा गया ना, मुझे और अबरार को दोनों को, इसने मुझे खुद ही बताया एक दफ़ा, तो वो जो टिप्स थी जिस कंपनी से आतिफ रिलीज हुआ था, और आतिफ का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था 3 साल का, और उसके अंदर ये होता है कि आप अपनी मर्जी से कॉन्सर्ट भी नहीं कर सकते, वो कॉन्सर्ट उनके थ्रू बुक होता है। ठीक है। तो उन्होंने हमें, वो राजेश बंगा एक बंदा था जो हेड कर रहा था एशिया को, उसने आके पाकिस्तान में हम दोनों से मुलाकात की, और उसने कहा कि हमारे साथ आप साइन करें टिप्स के साथ। तो मैंने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, अबरार ने। उसकी वजह ये थी कि हम पहले से एस्टैब्लिश थे। अगर हम अपना सारा, जैसे कहते हैं ना, आतिफ असलम वहां से एस्टैब्लिश हुए। आतिफ और राहत दोनों बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान में एस्टैब्लिश हो चुके थे, ये वहां से जब अगर हम लॉन्च हुआ, अपना सारा बिजनेस पकड़ा देते कि आप हमारे शोज अरेंज करें, तो हो सकता था हम उधर कॉन्ट्रैक्ट करके फंस जाते। इस हिसाब से आप अरबों के मालिक हैं, जो मुझे इतलात है ना मेरी। जी, पता नहीं गोशवारे में आपने क्या लिखा है, लेकिन तकरीबन उस वक्त आपने बहुत पैसे कमाए। नहीं तो मैंने तो गोशवारे में वही लिखा जो है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है और जो इंडिया की इंडस्ट्री है, उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क है कि
मैं ईयर पूरा नहीं एग्जैक्टली जानता, लेकिन मैं कंपैरिजन बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मुझे भूल गया है। 2004-5 की बात है कि मुझे पता था कि पाकिस्तान की जो टोटल एडवर्टाइजिंग वैल्यू थी पाकिस्तान के टीवी की, वो 500 करोड़ थी, और उस ज़माने में जो इंडिया की वैल्यू थी वो 26,000 करोड़ थी। इसी तरह शान जिस ज़माने में 6 या 7 लाख रुपया एक फिल्म का लेता था, उस जमाने में शाहरुख खान इंडियन रुपीस में 20 करोड़ लेता था। तो उसका मतलब बड़ा ये कि पाकिस्तान में 38 करोड़ बनता था उस जमाने में। तो देखिए कंपैरिजन ही नहीं है, अगर जो आर्टिस्ट वहां से हिट होता है ना वो इंटरनेशनली हिट होता है। बिल्कुल ऐसे, और जो हमारे ईद शो जवाब दो में आ जाए ना वो हिट हो जाता है, पक्की बात है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, जवाद अहमद साहब, सरदार दोस्त मदारी साहब, हिना भट्ट साहब, ज़ोहैब भट्ट साहब। ईद की ये खूबसूरत शाम आपके नाम, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। ईद मुबारक, अल्लाह निगहबान।